Hello students, let us begin with the third part of chapter 15, Life Processes in Living Organism. Today we will be studying Control and Coordination in Plants. आप सभी को पता है कि प्लांट्स और एनिमल्स जैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में बहुत सारी ऑर्गन सिस्टम्स फंक्शन करते रहती है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ स्मूथली जाए तो वहाँ पे कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। देयर शुड बी अ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स और द ऑर्गन्स एंड द स्टिमुलाई इन द सराउंडिंग. Depending upon this, we can define control and coordination. Let us see the definition. So, in this, you can see the definition, that is, first is the control. Control means the systematic regulation of different processes. हमारी बॉडी में कई प्रोसेसेस होते रहती है. डाइजेशन होता है, एक्सक्रीशन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, सर्कुलेशन होता है. तो ये सारी प्रोसेसेस को रेगुलेट करना, सिस्टमेटिकली रेगुलेट करना, इसे कहा जाता है कंट्रोल. तो हमारा स्टमक अपना काम करते रहता है, इंटेस्टाइन हमारा काम करते रहता है, आँखें हमारी काम करते रहती है. सो ऑल दीज ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स आर वर्किंग इन प्रॉपर सीक्वेंस. So this is needed to be bring about the proper sequence and this is known as coordination. तो coordination को हम कैसे define करेंगे? Bringing about the different processes in proper sequence. कहीं गड़बड़ नहीं होनी चाहिए. कभी बोलेगा आँख चलो आज मैं देखता ही नहीं, आज मैं स्ट्राइक पे जाता हूँ, तो everything will get collapse. So in this way, if any activity in the body is to be completed successfully, proper coordination between the different systems and the organs participating at different steps of that activity is necessary. तो अगर हम फॉर एग्जाम्पल डाइजेशन करते हैं तो सबसे पहले हमारे माउथ में जैसे ही खास जाता है, निवाला जाता है, तो सलाइवा सिक्रेट होता है. सलाइवा उसका बॉलस फॉर्मेशन करेगा, ईसोफेगस से ट्रांसफ़र होता है, स्टमक में आता है, स्टमक में बाइल जूसेस और एसिड सिक्रेट होते हैं. तो यहाँ पर हर ऑर्गन पार्टिसिपेट करता है, अलग अलग स्टेप्स यहाँ फॉर्म होती है और इस तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम काम होगा. बट if there is a lack of coordination or some other factor, there is a confusion at any step and the activity may not get completed. So इस तरह से हमारे इसमें कुछ भी गड़बड़ हो सकता है. So there is a need to be proper coordination between internal activities of the body resulting from various factors. अब ये factors कौन कौन से होते हैं? बॉडी टेम्परेचर होता है, वाटर लेवल होता है, एंजाइम लेवल होता है, या फिर स्टिमुलाई अराइजिंग इन द सराउंडिंग एनवायरनमेंट. हमारे आजू बाजू के एनवायरनमेंट में जो भी एक्शंस हो रही है उन्हें हम कैसे रिएक्ट करते हैं. तो इस स्टेज में ये सारी फैक्टर्स डिपेंड करते हैं. सो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस सिस्टम्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म हेल्प टू मेंटेन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम. And this state of equilibrium is known as homeostasis. Homeo means maintaining the same condition and it is necessary for the optimal efficiency of the body. अगर हम चाहते हैं कि हमारी बॉडी अच्छी तरह से काम करे तो हमको होम्योस्टैसिस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है. सो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल बी स्टडिंग अबाउट कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स. तो आप देखोगे कि कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स जो होता है ये हमारे जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वैसे प्लांट्स डू नॉट हैव द सिस्टम्स लाइक द नर्वस सिस्टम और द मस्कुलर सिस्टम, बट दे डू हैव द मूवमेंट्स. उनमें भी बहुत सारी मूवमेंट्स होती है. अब इन प्लांट्स द मूवमेंट्स आर मेनली इन द फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्सेस टू द स्टिमुलाई. जो भी सराउंडिंग में हैपनिंग्स हो रही है उसके मूवमेंट के अकॉर्डिंगली यहाँ पे मूवमेंट्स में रिस्पॉन्स होता है. सो यू कैन ऑब्जर्व दैट द इन प्लांट्स द मूवमेंट्स आर in two types. We can categorize them as a growth relevant movement and growth irrelevant movement.
Now growth relevant movements are such movements which are ultimately leading to the movement of the growth of the plant. तो इसीलिए हम इन्हें कहते हैं ग्रोथ रिलेवेंट मूवमेंट्स. फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ दिया है मूवमेंट ऑफ सीडलिंग्स. मूवमेंट ऑफ सीडलिंग्स यानी आप लोगों ने देखा है छोटा सा बीज, अगर स्प्राउट्स आपने घर पे देखा होगा तो इनमें से आपको दो आउटग्रोथ दिखेंगे, एक टूवर्ड्स द सनलाइट जाता है और एक टूवर्ड्स द अगेंस्ट द सनलाइट जाता है. तो इसे हम प्लूम्यूल एंड रेडिकल कहते हैं. सो अल्टीमेटली जो प्लूम्यूल होता है वो स्टेम पार्ट बनता है, जो रेडिकल होता है वो रूट पार्ट बनता है. सो दीज आर द मूवमेंट ऑफ सीडलिंग्स विच आर ग्रोथ रिलेटेड. सो एक कॉमन एग्जाम्पल यहाँ मैंने दिया है. Now there are various types of growth relevant movement. You can see the names, that is phototrophic movement, gravitrophic movement, हाइड्रोट्रॉफिक मूवमेंट एंड कीमोट्रॉफिक मूवमेंट्स. इन मूवमेंट्स को हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं. जो दूसरी कैटेगरी है प्लांट्स की उन्हें कहा जाता है ग्रोथ इररिलेवेंट मूवमेंट्स. सो दीज आर जनरली द सिस्मोनास्टिक मूवमेंट्स. सिस्मोनास्टिक मूवमेंट्स यानी कौन सी मूवमेंट्स? विच आर अल्टीमेटली बिकॉज ऑफ द रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई. अगर सराउंडिंग में कोई एक्शन हो रही है तो वो प्लांट उन्हें कैसे रिएक्ट करेगा, इन्हें कहा जाता है सिस्मोनास्टिक मूवमेंट. फॉर एग्जाम्पल लोटस ओपन्स इन द मॉर्निंग, यानी आपने हमेशा देखा होगा कमल का फूल सुबह सुबह की सूरज की किरणों के साथ ही खिलता है. ट्यूब रोज ओपन्स एट नाइट, आपने रातरानी का पौधा देखा होगा, उसके फूल रात को ही खिलते हैं और महकते हैं. बेंडिंग ऑफ द लीव्स इन द ड्रोसेरा प्लांट एज सुन एज द इंसेक्ट लैंड्स ऑन इट, ये भी ग्रोथ इररिलेवेंट मूवमेंट है. एंड डेहिसेंस ऑफ राइपन फ्रूट इन बाल्सम प्लांट. सो दीज आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रोथ इररिलेवेंट मूवमेंट्स. So let us study in detail about these both types of movement. Now students, you can observe here various types of movements which are taking place in the plants. So first is the growth relevant movement. ग्रोथ रिलेवेंट मूवमेंट में आपको सबसे पहले दिखाया हुआ है मैंने फोटोट्रॉपिज्म. अब ये फोटोट्रॉपिज्म क्या है? फोटो मीन्स लाइट एंड ट्रॉपिज्म मीन्स मूवमेंट. तो ट्रॉपिज्म का डेफिनेशन क्या होगा? मूवमेंट और ग्रोथ ऑफ एनी पार्ट ऑफ द प्लांट in response to an external stimulus is known as tropism और ट्रॉपिक मूवमेंट. तो पहला एग्जाम्पल है आपके सामने फोटोट्रॉपिज्म. फोटो मीन्स टूवर्ड्स द लाइट. सो मूवमेंट शोन बाय द प्लांट towards the source of light is called phototropic movement, and this phenomena is known as phototropism. Now here you can observe how the shoot of the plant it responds to the light stimulus. यानी क्या हो रहा है? आपने घरों में भी देखा होगा, काफ़ी लोगों के घरों में मनी प्लांट का पौधा लगाया जाता है अंदर में, या कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट्स लगाए जाते हैं. तो अगर आप उसको अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो इनमें जो शूट सिस्टम होती है, लीफ पार्ट वाला जो होता है, वो हमेशा टूवर्ड्स द सनलाइट या लाइट की तरफ मूवमेंट दिखाता है. ओके, सो दिस इज नोन एज फोटोट्रॉपिज्म. The second example which I am showing here is the gravitropism. जैसे शूट होता है वो लाइट की तरफ रिस्पॉन्स देता है, तो रूट सिस्टम जो प्लांट की होती है इट रिस्पॉन्स टूवर्ड्स द ग्रेविटी, इसीलिए इन्हें हम कहते हैं ग्रेविट्रोपिज्म. डायग्राम में आप देख सकते हो कि ये सारे रूट्स ऑफ द प्लांट ज़मीन के नीचे जा रहे हैं. So towards the gravity they are showing the movement. So these responses are called as gravitropic movement, या इस phenomena को कहा जाता है gravitropism. The third diagram which I am showing here is of hydrotropism. Hydro means water, tropism means movement. So these are the movement of the plant system. आप देखोगे यहाँ रूट्स दिखाई हुई है प्लांट्स की और एक साइड में वाटर सोर्स रखा हुआ है. सो यू कैन ऑब्जर्व
that part on which side the water source is kept, so roots are showing its movement towards the water source. तो ये पानी की तरफ मूवमेंट दिखा रही है रूट्स, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, हाइड्रोट्रॉपिज्म. So these are the growth relevant movements. So these are the 3 examples of growth relevant movement. Again I repeat, phototropism towards the sunlight, gravitropism movement towards the gravity, and hydrotropism, that is movement towards the water. Now there are some other movements also which are in response to the specific chemicals, and these movements which are shown by plants are said to be chemotropism, and this phenomena is known as chemotropism, and the movement is chemotropic movement. यहाँ पे आप लोगों को 2 एग्जाम्पल दिखाया हुआ है. द फर्स्ट एग्जाम्पल विच इज शोन हियर इज द ग्रोथ ऑफ द पोलन ट्यूब टूवर्ड्स द ओव्यूल. आप देखोगे यहाँ पोलन ग्रेन्स गिरने के बाद में पोलन ट्यूब माइग्रेट हो रहा है. फ्रॉम माइक्रोपाइल इट गेट्स एंट्री इनसाइड द ओव्यूल, और यहाँ पे जाके फर्टिलाइजेशन होता है एंड फ्लावर एंड फ्रूट्स आगे के स्टेजेस में डेवलप्ड होते हैं. So this movement of pollen tube towards the ovary is nothing but the chemotropism, or this movement is known as chemotropic movement. The second example which I am showing here is the movement of sunflower towards the sun. आप सबने देखा होगा सनफ्लावर्स को हिंदी में सूरजमुखी कहा जाता है, तो नाम ही देखिए सूरजमुखी है, यानी जहाँ जहाँ सूर्य जा रहा है वहाँ वहाँ ये फूल अपना मुख करता है, मीन्स इट बेंड्स टूवर्ड्स द सन. That is how it has got the name of sunflower. This bending or movement of the flower towards the sun is nothing but the chemotropism. There are some chemicals which are secreted, photosynthesis होते हैं, और इस तरह से जहाँ पे भी सूरज रहेगा उस तरफ ये प्लांट्स या सनफ्लावर्स अपनी मूवमेंट करते हैं. So these are the examples of chemotropism. So hydrotropism, phototropism, gravitropism and chemotropism are the examples of growth relevant movement जो ultimately plants की growth के लिए responsible होते हैं. Now the second category which we have studied is the growth irrelevant movement. अब ग्रोथ इररेलेवेंट मूवमेंट को जनरली हम सिस्मोनास्टिक मूवमेंट कहते हैं, या जो रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई देते हैं. प्लांट्स के सराउंडिंग में जो भी हैपनिंग हो रही है, एक्शन हो रही है, उनको प्लांट्स किस तरह से रिस्पॉन्स देता है, उन्हें कहा जाता है सिस्मोनास्टिक मूवमेंट. तो दीज आर वेरियस एग्जाम्पल. सबसे पहले मैंने दिखाया है आपको मिमोसा प्लांट. आप देखोगे इसे हम लाजवंती का पेड़ भी कहते हैं. पहले देखिए इसकी लीफ नॉर्मल कंडीशन में रहती है, बट एज सुन एज यू टच द प्लांट द लीव्स दे श्रिंक, इसीलिए इन्हें टच मी नॉट प्लांट भी कहा जाता है. हिंदी में इसे लाजवंती कहा जाता है कि ये शर्म के कारण अपने आप को मुरझा रही है. तो दीज आर द मूवमेंट्स which are making in the plants, and these movements are actually electrochemical impulses which transfers the information from one place to another. So plant cells, they can change their shape by increasing or decreasing their water content, and thereby they bring about the movement of the plant. तो हमें ये जो shrinking of the leaf दिख रहा है, it is because of the decreasing the water content level. जैसे ही water content cell का कम हो जाएगा वो थोड़ा सा shrink हो जाता है, और ultimately वो plants में वो movement लाता है. So these are because of the electrochemical impulses. So दिस इज़ मिमोसा प्लांट और टच मी नॉट प्लांट. उसके बाद जो मैंने सेकेंड दिखाया है, इट इज़ द ड्रॉसेरा प्लांट. आप लोगों ने ड्रॉसेरा प्लांट देखा होगा. ये इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है, और ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स की लीव्स पे जो फाइब्रिल्स होते हैं, जो आपको यहाँ पे कलरफुल फाइब्रिल्स दिख रहे हैं, एज सुन एज द इंसेक्ट्स लैंड्स ऑन द लीव्स, these fibrils they surround the insects from all side. जैसे ही यहाँ पे छोटा सा कीड़ा आ जाएगा, ये फाइब्रिल्स उसको पूरी तरह से पैक कर देते हैं, और इसमें से एसिड्स निकलते हैं, और जो भी न्यूट्रिशन उस इंसेक्ट में होगा वो सारा एब्जॉर्ब कर लेता है. सो दीज आर द इंसेक्टिवोरस प्लांट.
The second insectivorous plant which I had shown is the Venus flytrap. ये भी आप लोगों ने देखा होगा लोअर क्लासेस में, Venus flytrap, फ्लाई को ट्रैप करने वाला पिंजरा हम लोग जो कहते हैं. सो दिस इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट. ये प्लांट क्या करेगा, ये भी कलरफुल होता है. देखो अंदर में रेड ब्राइट कलर दिख रहा है. तो जैसे ही कीड़ा उसे फूल समझ के इसके अंदर में लैंड करेगा, वैसे ही इसके फाइब्रिल्स जो है, ये प्रोजेक्शंस जो दिखा रहे हैं, वो उसे ट्रैप कर देते हैं. द स्पेशलिटी ऑफ दिस इंसेक्टिवोरस प्लांट इज दे आर फाउंड इन द डेंस फॉरेस्ट, जहाँ पे न्यूट्रिशन की बहुत मारामारी होती है प्लांट्स में. तो ये जो छोटे वाले पौधे होते हैं ना, इन्हें नाइट्रोजन कंटेंट्स कम मिलता है और इसीलिए इन्होंने अपने आप में इस तरह से अडेप्टेशन किया हुआ है. दे हैव मेड सम पार्ट कलरफुल सो दैट इंसेक्ट्स कैन गेट एंट्री इनसाइड दैट एंड दे कैन गेट द नरिशमेंट. जैसे ही इंसेक्ट लैंड करेगा, उसमें का जो भी अमाइनो एसिड्स है, प्रोटीन्स है, वो सब ये प्लांट ले लेता है और फिर इसे फेंक देता है. तो इस तरह से इनके नाइट्रोजन कंटेंट्स के लिए दे हैव टर्न टू बी द इंसेक्टिवोरस प्लांट. So these are the movements which are growth irrelevant but still they are showing the seismonastic movement. जैसे ही सराउंडिंग का इंसेक्ट लैंड करेगा, ये अपना मूवमेंट दिखाते हैं. The next example which I had shown you is the balsam plant. आप लोगों ने ये प्लांट देखा होगा और इसके बालसम के जो प्लांट्स होते हैं, छोटे छोटे इसमें रेड कलर के फूल आते हैं. अगर आप इनके बीजों को लेते हो और उनको आप देखते हो तो वो डही यानी अपने आप वो बर्स्ट ओपन हो जाता है कुछ देर बाद. तो इन बालसम प्लांट्स से राइपन फ्रूट्स, जो पके हुए उनके फ्रूट्स होते हैं, दे बर्स्ट ओपन एट द राइट टाइम टू डिस्पर्स द सीड. जैसे ही वो मैच्योर्ड हो गया है, वो सीड बर्स्ट आउट होता है और उसमें से सीड्स जो है वो डिस्पर्स हो जाते हैं, जो अल्टीमेटली प्लांट्स को इधर उधर फिर बाद में फेवरेबल कंडीशंस में दे कैन ग्रो. सो स्टूडेंट्स, these are the growth irrelevant movements. So these are the movements which are some specific movements that do not lead to plant growth, and these movements are known as growth irrelevant movements. As a response to changes in the surrounding, the plant hormones bring about various movements in plants. So there are some hormones or the chemicals which are synthesized by the plants and which are responsible to carry out the movement in the plant. So in this way, control and coordination takes place in the plants with the help of two types of movements, growth relevant and growth irrelevant movements. So we have seen examples of both the types of movements. I hope you have understood this concept, and in the next video we will study about the control and coordination in human beings. Thank you very much.